वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉपिक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स डिस्कस करेंगे। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स जब भी काम करते हैं तो इन्हें जो है बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं अपना इफ़ेक्ट शो करने के लिए। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बैक्टीरिया की सेल वॉल को जाके इफ़ेक्ट करते हैं तो उसके लिए उन्हें जो है एक्टिव बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक बीटा लैक्टम वाले ग्रुप्स और उसके अलावा अदर एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पे काम करते हैं। बीटा लैक्टम ग्रुप कौन सा? ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग मौजूद हो। मतलब अगर हम इन ड्रग्स की केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होगी। एग्जांपल्स कौन सी हमारे पास? पेनिसिलिन्स, सेफालोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम, या इसके अलावा इनमें से किसी का भी जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाती हैं बीटा लैक्टम ग्रुप वाली ड्रग्स। इसके अलावा अदर एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं उसमें हमारे पास आ जाती हैं वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, डेप्टोमाइसिन जो सेल मेम्ब्रेन को मेनली इनहिबिट करती है। इसके अलावा टेलावेंसिन। ठीक है, तो ये सब की सब ड्रग्स हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। मतलब ये क्या करेंगी, जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी, उसकी सिंथेसिस नहीं होने देंगी। तो इसीलिए जो ग्रोइंग स्टेजेस में होगा सिर्फ उन पे ये मेनली काम कर रही होती है। जो बैक्टीरिया ग्रोइंग स्टेज में नहीं होगा या डिवाइड नहीं कर रहा होगा उन पे इनका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है बैक्टीरिया रिलीज़ करता है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इन एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटा लैक्टमेज वाली जो रिंग है उसको तोड़ देता है। जब बीटा लैक्टमेज रिंग टूट जाती है तो ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं रहती। तो इसीलिए जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। इसके अलावा अगर हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स देखें तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो बहुत स्लोली ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें भी जो है ये एक्टिवली या इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती। अगर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल देखें तो इनमें मेजरली डिफरेंट क्या है। अब ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव की जो है एक डायग्राम शो हो रही है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है कि उसके अंदर मेन न्यूक्लियस होगा और उसके अराउंड में जो है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर मौजूद होती है, जो एक थिक लेयर बनाई हुई होती है बैक्टीरिया ने अपने अराउंड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो उसमें जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो थोड़ी जो है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव वाले कम है, बट उसके अराउंड एक और आउटर लेयर मौजूद होती है। ठीक है, वो आउटर लिपिड लेयर जो है वो उसको एक्स्ट्रा एक लेयर प्रोवाइड की गई ग्राम नेगेटिव के अंदर। तो अब टारगेट साइट जो होती है हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की, वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे जाके काम करती है, जिसकी वजह से जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर प्रॉपर नहीं बन पा रही होती, उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली जो है स्ट्रेंथ नहीं होती। अब पहले अगर हम इसका मैकेनिज़्म समझने जाएं तो हमें इसकी सिंथेसिस समझनी होगी कि सेल वॉल बनती किस तरह है, फिर उसके बाद हमें समझ में आएगा कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर काम कैसे करती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहला स्टेप होता है सेल वॉल सिंथेसिस में बैक्टीरिया की सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड प्रीकर्सर। साइटोप्लाज्म के अंदर दो होते हैं, नेग और नेम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट या मेन मतलब ग्लाइकोपेप्टाइड का हमारे पास मेन प्रीकर्सर मिले। उसके अलावा दूसरा जो है चेन ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन एक बनती है, वो इन जो है नेग और नेम मालिक्यूल के साथ आके मिल जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मिलते हैं तो फिर वो बन जाता है ग्लाइकोपेप्टाइड प्रीकर्सर। उसके बाद जो है हमारे पास जो ग्लाइकोपेप्टाइड प्रीकर्सर बने उनकी अरेंजमेंट होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अराउंड। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाहर अगर हम देखें तो वो जो है सेल मेम्ब्रेन अपने बाहर जो है ग्लाइकोपेप्टाइड लेयर बनाना शुरू कर देती है, उनकी होती है ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन हम किसे कहते हैं कि एक जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ मिले, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ट्रांस क्यों कहते हैं? ट्रांस इसलिए कहते हैं कि वो साइड बाय साइड आके मिलते हैं। जैसे हमने नेग और नेम के मालिक्यूल देखे थे, वो साइड बाय साइड दूसरे उसी तरह के मालिक्यूल के साथ आके मिलेंगे, तो ये हमारे पास कहलाता है
ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, मतलब एक ग्लूकोज का मालिक्यूल जो है या कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल जो है वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल के साथ बाइंड हो, तो ये कहलाएगा हमारे पास ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस। उसके बाद होता है क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइड्स। अब जो पेप्टाइड चेन्स थी इसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज या जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट था नेग और नेम, उसके अलावा दूसरा हमारे पास प्रोटीन या पेप्टाइड पार्ट था। अब उन पेप्टाइड पार्ट की जो है क्रॉस लिंकिंग होती है ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से। ट्रांसपेप्टाइडेज की मदद से क्या होता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस होता है। वो पेप्टाइड जो मालिक्यूल हैं वो आपस में आके मिलते हैं, उनकी क्रॉस लिंकिंग होती है। फिर उसके बाद जो है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन जाती है। उन क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो है अब बैक्टीरिया की अराउंड जो है एक लेयर बनना शुरू हो गई। उस लेयर की वजह से जो है सेल वॉल में स्ट्रेंथ आएगी और वो जो है इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को हेल्ड कर पाएगा। अब बीटा लैक्टेम जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं उनका मैकेनिज़्म क्या है, वो किस तरह से अपना काम दिखाती है। जैसे ही बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक मौजूद होगी तो वो जो है ट्रांसपेप्टाइडेज या जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स थी उनके साथ बाइंड हो जाएगा। उनके साथ बाइंड होने की वजह से वो क्रॉस लिंकिंग नहीं होने देगा बैक्टीरियल सेल वॉल की। जब क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो है पेप्टाइड जो लिंकिंग थी वो नहीं हुई और उसकी वजह से अब सेल वॉल जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को हेल्ड नहीं कर पाएगी। फिर इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, वो जो है बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट कर देगा। उसके बाद जो ऑटोलाइसिन एंजाइम मौजूद होते हैं वो रिलीज़ होंगे। ठीक है, वो रिलीज़ होने के बाद जो है बीटा लैक्टेम उनको एक्टिवेट करेगा और वो जो है सेल वॉल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो सिंपली अगर हम कहें कि क्या होता है कि ये ड्रग जो है बाइंड होती हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ, अल्टीमेटली क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करती हैं। उसकी वजह से मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है और सेल जो है वो इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी वजह से बर्स्ट हो जाता है। पहली क्लास है हमारे पास पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन्स अब स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर हमारे पास बीटा लैक्टेम रिंग ये मौजूद है, बीटा लैक्टेम रिंग टोटल ये वाली। ठीक है, अब बीटा लैक्टेम रिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ बाइंड होती है। पहली सबसे डिस्कवर होने वाली हमारे पास एंटीबायोटिक्स थी पेनिसिलिन जी। इसमें जो आर चेन है उसमें उसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम चेंज होता है या स्टेबिलिटी चेंज होती है या ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है बैक्टीरियल एंजाइम के अगेंस्ट। मतलब जैसे जैसे हम ये आर चेन चेंज करेंगे NH ग्रुप के साथ जो रेडिकल लगा हुआ है तो उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स आते हैं। उन डेरिवेटिव्स की वजह से स्पेक्ट्रम भी चेंज होता है, स्टेबिलिटी भी चेंज होती है स्टमक एसिड के अंदर और ससेप्टिबिलिटी भी चेंज होती है बैक्टीरियल एंजाइम्स के अगेंस्ट। जैसे बीटा लैक्टेम एंजाइम हमने कहा था, वो बीटा लैक्टेम के अगेंस्ट बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट भी जो है ससेप्टिबिलिटी चेंज हो जाएगी डिफरेंट ड्रग्स की। ठीक है, अब मुख्तलिफ मतलब डेरिवेटिव्स जो है हमें उस आर चेन की वजह से ही मिलते हैं। पेनिसिलिन जी के अंदर अगर हम देखें तो आर ग्रुप है, मतलब जो आर हमारे पास है रेडिकल वो बेंजाइल ग्रुप है। ये एसिड लेबाइल है, मतलब ओरली हम पेनिसिलिन जी नहीं दे सकते क्योंकि एसिड लेबाइल है। स्टमक का जो है एनवायरनमेंट वो एसिडिक है, वो उस ड्रग को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए हम जो है ओरली नहीं दे सकते। अब अगर हम इसको देखें कि डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है स्पेक्ट्रम की बेसिस पे। सबसे पहला नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में अब फर्दर हमारे पास है पहला रिलेटिवली नैरो स्पेक्ट्रम, जिसमें हमारे पास पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी है, नेचुरल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी और वी जो है बहुत इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोका है, उसके अलावा कुछ ग्राम नेगेटिव कोका है और बहुत कम जो है ग्राम पॉजिटिव बेसिला है। इसके अलावा कुछ स्पायरोचीट्स के भी अगेंस्ट एक्टिव है पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी जो है हमारे पास ओरल फॉर्म में भी अवेलेबल होती है क्योंकि ये एसिड स्टेबल है, जबकि पेनिसिलिन जी जो है वो हमने कहा था कि एसिड स्टेबल नहीं है। तो एसिड स्टेबल ना होने की वजह से वो हम ओरली नहीं दे सकते क्योंकि स्टमक के एनवायरनमेंट में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा जो है पेनिसिलिन जी वो यूज़ होती है प्रोस्थेटिक डिवाइस इन्फेक्शन में। इसके अलावा डर्माटोलॉजिस्ट इसको स्किन इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं कुछ केसेस में। पेनिसिलिन जो है
बहुत कॉमन ड्रग है जो एलर्जीज़ कॉज कराती है। मतलब एक हमारे पास क्लास है पेनिसिलिन की जो पूरी की पूरी एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा कराती है। इसके अलावा सेफालोस्पोरिन में भी होता है कि एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं, मगर पेनिसिलिन बहुत कॉमन है जो एलर्जीज़ प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा साइफिलिस के अगेंस्ट भी यूज़ की जाती है पेनिसिलिन जी। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो साइफिलिस कॉज कराता है। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्टेज के अंदर 21 डेज़ में कैंकर बनता है, सिम्टम्स अपीयर होते हैं फिर 21 डेज़ के बाद, मतलब जब एक्सपोयर हो जाता है एक बार ट्रिपोनिमा पैलिडम से, उसके बाद जो है 21 डेज़ के बाद सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए प्रॉपरली तो वो सेकेंडरी और टर्शरी स्टेजेस की तरफ जाएगा, जो ज़्यादा जो है सीवियर है, ज़्यादा कंसर्निंग है। सेकेंडरी स्टेज जो है 2 से 3 मंथ के बाद स्टार्ट होता है, जबकि टर्शरी स्टेजेस जो हैं वो 1 साल के बाद स्टार्ट होते हैं और वो ज़्यादा सीवियर है। इसके अलावा हमारे पास ट्रिपोनिमा पर्ट्यूनी यॉज जो है वो इन्फेक्शन कराता है स्किन, बोन या जॉइंट्स का। इसका जो है स्किन से स्किन कांटेक्ट जब भी होता है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रिपोनिमा पर्ट्यूनी कॉमनली जो है ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता है। अब अगर हम डोज देखें पेनिसिलिन का प्राइमरी साइफिलिस में, तो प्राइमरी साइफिलिस में यूज़ की जाती है बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। उसके 2.4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स एज अ सिंगल डोज दिया जाता है आईएम रूट के थ्रू। ये जो है बेंजाथीन पेनिसिलिन जी डिपोर्ट फार्मूलेशन है, इसीलिए हम जो है आईएम रूट के थ्रू देते हैं, कभी भी डिपोर्ट फार्मूलेशन को आईवी रूट के थ्रू नहीं दिया जाता। इसके अलावा टर्शरी साइफिलिस या न्यूरोसाइफिलिस में अगर हम देखें तो उसमें पेनिसिलिन जी जो है पोटेशियम फॉर्म में यूज़ की जाती है। वो 4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट एवरी 4 आवर्ली दी जाती है आईवी रूट के थ्रू 2 वीक्स के लिए, 14 डेज़ के लिए। मतलब हम जो है पेनिसिलिन जी पोटेशियम देते हैं 4 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट हर 4 घंटे की फ्रीक्वेंसी से। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम में वेरी नैरो स्पेक्ट्रम एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लॉक्सिसिलिन, डाइक्लॉक्सिसिलिन, ऑक्सिसिलिन, मिथिसिलिन या नेफिसिलिन। ये यूज़ होती हैं स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शंस के लिए। बीटा लैक्टेमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है ये, मतलब ये जो है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है। तो ऐसी बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करती हों उनके अगेंस्ट भी ये जो है इफ़ेक्टिव है हमारे पास ये वाली ड्रग। क्लॉक्सिसिलिन जो है बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। मिथिसिलिन उसके अलावा नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कराती है। ये ड्रग जो है पेनिसिलिनेज एंजाइम्स के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं, क्योंकि हमने कहा कि बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट ये एक्टिव है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो करते हैं बीटा लैक्टेमेज के अगेंस्ट। तो बीटा पेनिसिलिनेज रिलीजिंग एंजाइम वाली जो हमारे पास बैक्टीरिया या जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रिलीज़ करने वाली बैक्टीरिया हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस, उनके अगेंस्ट ये जो है एक्टिव है। सिर्फ ये हमारे पास वाहिद पेनिसिलिन है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस है, मतलब पेनिसिलिनेज एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाली ये हमारे पास वाहिद जो है पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करने वाली ड्रग है। इसके अलावा ये मर्सा के अगेंस्ट या मर्सी के अगेंस्ट एक्टिव नहीं है। मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडस जो है उनके अगेंस्ट ये इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि मेथिसिलिन के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस आ जाएगी तो वो इसी क्लास की दूसरी ड्रग जो क्लॉक्सिसिलिन वगैरह भी हैं उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस शो करेगी। तो मर्सा या मर्सी के लिए जो है वेनकोमाइसिन फर्स्ट लाइन ऑफ थेरापी है हमारे पास। फिर उसके अलावा वर्सा या वर्सी जो होती है वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस या वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ एपिडर्माइडस, उनके लिए हम जो है लाइनज़ोलेट यूज़ करते हैं। लाइनज़ोलेट फर्स्ट लाइन है। उसके अलावा लर्सा या लर्सी जो लाइनज़ोलेट रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस या लाइनज़ोलेट रेजिस्टेंस स्टेफ एपिडर्माइडस है, उसको जो है ट्रीट किया जाता है 5th जनरेशन सेफालोस्पोरिन से, सेफ्टारोलिन सेफ्टोबाइप्रोल जो है हमारे पास। स्टेफ ऑरियस इन्फेक्शन कौन से होते हैं कॉमनली? ओस्टियोमाइलाइटिस या एंडोकार्डाइटिस। डोज अगर हम देखें क्लॉक्सिसिलिन जो कॉमनली यूज़ की जाती है 500 mg Q6 आवरली फॉर 7 डेज़ यूज़ की जाती है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमारे पास अमाइनो पेनिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, जो ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हैं एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी के, इसलिए वो जो है ग्राम नेगेटिव
जो हमारे पास ऑर्गेनिज़म है उनके अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव है, उनके अंदर जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। और ग्राम नेगेटिव में हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा लिपिड लेयर मौजूद थी, तो ये जो है हाइड्रोफोबिक होने की वजह से अब उस लिपिड लेयर के अंदर इफ़ेक्टिवली पेनिट्रेट कर सकते हैं। एम्पिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड अगर हम दें, हाइड्रोफिलिक जो है वो जो है मेनिंजाइटिस के अंदर उसकी थोड़ी अमाउंट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। नॉर्मली वो हाइड्रोफिलिक या अमाइनो ग्लाइकोसाइड, मगर मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि मेनिंजीज जब इन्फ्लेम हो जाती हैं तो उसकी वजह से थोड़ी अमाउंट जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो एम्पिसिलिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। इसके अलावा ये इफ़ेक्टिव हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, क्योंकि ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम वाली है। एमॉक्सिसिलिन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टिश्यू और स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, एंथ्रैक्स, एच पाइलोरी इंड्यूस्ड अल्सर, उसके अलावा ENT इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती है। इसके अलावा डेंटल सर्जरीज़ में ये जो है एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग दी जाती है, मतलब डेंटल सर्जरी से पहले भी जो है एमॉक्सिसिलिन यूज़ की जाती है जो भी हमारे पास पेशेंट है, ताकि एंडोकार्डाइटिस से प्रिवेंट किया जाए। हेड जिनमें हार्ट वाल एबनॉर्मल हो उनमें जो है एंडोकार्डाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है बिफोर डेंटल सर्जरीज़। उसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है वो मेनिंजाइटिस में हम सिंगल नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कहा कि वो जो है इतनी अच्छी पेनिट्रेट नहीं हो रही होती, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही होती। पेनिसिलिनेज सेंसिटिव है, तो इसीलिए इसको जो है क्लेवुलैनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेनिसिलिनेज एंजाइम जो है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी बीटा लैक्टेम जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो फिर ये जो है अपना इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स जो है वो फूड बॉर्न डिजीज़ है। अनपास्चराइज मिल्क या रॉ वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे हमें जो है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स पैथोजन मिल रहा होता है, और ये जो है इन्फेक्शन कॉज कराता है लिवर, स्प्लीन, ब्रेन और नियोनेटल इन्फेक्शंस भी कॉज कराता है। कंटामिनेटेड फूड से आता है गट में, लिम्फ नोड से होता हुआ फिर लिवर, ब्लड स्ट्रीम, स्प्लीन के थ्रू जो है ब्रेन तक जाता है, और उसके अलावा जो है ब्लड स्ट्रीम से ये फीटस या प्लेसेंटा तक भी चला जाता है। डोज़ अगर हम देखें, एमॉक्सिसिलिन अगर अलोन दिया जाए तो यूजुअली जो है एडल्ट डोज 500 mg एवरी 8 आवरली या 1000 mg एवरी 12 आवरली, मतलब 1 ग्राम एवरी 12 आवरली दिया जाता है। कोएमॉक्सिक्लेव मतलब एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलैनिक एसिड का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, एमॉक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवुलैनिक एसिड 125 mg, यूजुअली जो है 625 mg एवरी 8 आवरली, ये कॉम्बिनेशन, या जो है कॉम्बिनेशन में जो है 1000 mg एवरी 12 आवरली भी दिया जाता है। इसके अलावा एम्पिसिलिन जो है वो 500 mg एवरी 6 आवरली यूज़ की जाती है। थर्ड हमारे पास है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, ये जो है कवर करते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, मगर इन्हें जो है ना रिजर्व किया गया है सुडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास जो है ना इतने ज़्यादा ऑप्शंस या एंटीबायोटिक्स नहीं है सुडोमोनास एरोजिनोसा के लिए, तो उसके अगेंस्ट जो है हम इसे यूज़ करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन को, उसके लिए इसे जो है रिज़र्व किया गया है। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है पाइप्रेसिलिन, वो टेजोसिन के नाम से हमारे पास पाइप्रेसिलिन और टेजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन, पाइप्रेसिलिन 4 ग्राम और टेजोबैक्टम उसमें 0.5 ग्राम, टोटल मतलब 4.5 ग्राम जो है टेजोसिन एवरी 6 आवरली या एवरी 8 आवरली यूज़ की जाती है। ये भी जो है पेनिसिलिनेज इनहिबिटर्स के साथ कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है ताकि एक्टिविटी को इन्हांस किया जाए। पाइप्रेसिलिन, टिकॉर्सिलिन या कार्बासिलिन हमारे पास एग्जांपल्स हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें तो सिर्फ जो ओरली अवेलेबल हैं हमारे पास वो पेनिसिलिन V है, उसके अलावा जो सिर्फ हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है वो हमारे पास पाइप्रेसिलिन टेजोबैक्टम कॉम्बिनेशन, इसके अलावा टिकासिलिन क्लेवुलैनिक एसिड या पेनिसिलिन G, ये जो है सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। उसके अलावा ऐसी ड्रग्स जो ओरल और इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं, उसमें हमारे पास एमॉक्सिसिलिन है या एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलैनिक एसिड का कॉम्बिनेशन, एम्पिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, ये सब की सब जो है ओरली भी अवेलेबल हैं, तो IV फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है, इंजेक्टेबल के थ्रू भी हम दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है ओरल रूट के थ्रू, ठीक है, जबकि दूसरी जो है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती।
और एमॉक्सिसिलिन अगर हम ओरली देते हैं तो अगर एम्प्टी स्टमक में दी जाए तो ये जो है ADR प्रोड्यूस करती है। एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जो है हमारे पास, ये जब भी देंगे तो वो उनकी जो है एब्जॉर्प्शन फूड अफेक्ट करता है, तो इसीलिए जो है वो हम एम्प्टी स्टमक में देंगे। मतलब जो क्लॉक्सिसिलिन या दूसरी एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन है इसी क्लास की, वो हम जो है एम्प्टी स्टमक पे देंगे, क्योंकि जब भी हम फूड के साथ देंगे तो फूड उनकी एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो पेनिसिलिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मगर ये एम्ब्रियोटॉक्सिक नहीं है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में सेफ़ है। इसके अलावा CSF के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मगर जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे तब जो है ये पेनिट्रेट कर जाती हैं CSF में भी, और उसके अलावा मेनिंजीज़ के अंदर भी, तो इसीलिए जो है मेनिंजाइटिस के पेशेंट में दी जा सकती है। सबकी सब पेनिसिलिन्स जो है वो एसिड सिक्रेटरी सिस्टम जो है किडनी का, उसके थ्रू निकलती हैं, सिवाय एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जो हमारे पास क्लॉक्सिसिलिन आ जाती हैं, वो पार्शली यूरिनरी सिस्टम और साथ साथ लिवर के थ्रू भी उनका कुछ मेटाबॉलिज्म होता है। बाकी सबकी सब जो है वो किडनी के थ्रू निकल रही होती हैं, एसिड सिक्रेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट में या तो देंगे नहीं, या अगर देंगे तो डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट के अंदर। जो ट्रांसपोर्टर है एसिड सिक्रेटरी सिस्टम का, उसे हम जो है ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर OAT कहते हैं। OAT क्या करता है, ये जो है पेनिसिलिन को रिमूव करता है ब्लड के अंदर से, और उससे जो है ना ल्यूमेन नेफ्रॉन का वहाँ लेके चला जाता है, फिर उसकी वजह से जो है एक्सक्रीशन बढ़ जाती है पेनिसिलिन की। इसके अलावा दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है कि यूरिक एसिड की रीएब्जॉर्प्शन करा रहा होता है। प्रोबेनिसिड अगर हम देते हैं, प्रोबेनिसिड ऐसी ड्रग है जो हमारे पास पेनिसिलिन्स की यूरिनरी एक्सक्रीशन को रोक देती है, तो इसीलिए कभी कभार जो है प्रोबेनिसिड कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है, जब भी हमें जो है ड्रग की हाफ़ लाइफ इंक्रीज़ करनी होती है, ड्रग का इफेक्ट इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि वो जो है यूरिनरी एक्सक्रीशन को रोक देगी ड्रग की, तो उसकी वजह से जो है ड्रग की हाफ़ लाइफ बढ़ जाएगी। प्रोबेनिसिड खुद जो है वो एक यूरिक एजेंट है, ये जो है ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर जो था उसको जाके ब्लॉक करती है, उसको ब्लॉक करेगी तो अल्टीमेटली जो है पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन भी ब्लॉक हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी, तो पेनिसिलिन की कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जो है पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम प्रोबेनिसिड साथ दे रहे होंगे तो देखना होगा कि पेनिसिलिन का डोज डिक्रीज़ करना या एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो पेनिसिलिन और प्रोबेनिसिड साथ अगर हम दें तो क्या होता है कि ये जो है ल्यूमेन के अंदर से यूरिक एसिड को जो है ना वो अंदर फेंक रहा होता है ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर, जबकि पेनिसिलिन को बाहर जो है ल्यूमेन की तरफ भेज रहा होता है, तो उसकी वजह से वो जो है निकल रही होती है। तो प्रोबेनिसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर है, इसकी जो है एफिनिटी है ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर के लिए, वो जो है पेनिसिलिन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और यूरिक एसिड की जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी अक्रॉस द ल्यूमेन उसको रोक देगी। सो पेनिसिलिन की एलिमिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और यूरिक एसिड की एलिमिनेशन जो है वो इन्हांस हो जाएगी। तो यूरिक एसिड जब भी डिपॉजिट होते हैं उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए जो है यूरिकोस यूरिक एजेंट यूज़ किया जाता है। मतलब यूरिकोस यूरिक एजेंट क्या होता है, ये जो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा होता है। सो गाउट की कंडीशन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे होते हैं जॉइंट्स के अंदर, तो यूरिक एसिड की जब एक्सक्रीशन बढ़ानी होती है उसके लिए जो है यूरिकोस यूरिक एजेंट यूज़ किए जाते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर हम देखें, सबसे पहला हाइपर सेंसिटिविटी, 5% पेशेंट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन डेवलप कर लेते हैं पेनिसिलिन्स की वजह से, जिसमें हमारे पास मैक्यूलोपेपुलर रेशेज़ हैं या एंजियोएडिमा वगैरह है। मैक्यूलोपेपुलर हमारे पास रेशेज़ में क्या होता है कि मैक्यूलो का मतलब है डिस्कलरेशन और पेपुलर एक आउट ग्रोथ, इसमें जो है एक स्मॉल जो है आउट ग्रोथ लाइक जो है इस तरह से बन जाते हैं रेशेज़, उनमें जो है इन्फ्लेमेशन या इस तरह के हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा दूसरा एंजियोएडिमा क्या होता है कि लिप्स या जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है आइज़ के अराउंड, वहाँ पे हमारे पास वाटर फिल हो जाए, एंजियोएडिमा उसे हम कहते हैं। इसके अलावा जो भी बीटा लैक्टम में एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ इसकी क्रॉस सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है। सेकंड हमारे पास है इसका ADR डायरिया कोलाइटस, ये जो है इन एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है जो इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से डायरिया काज कराते हैं। नेफ्राइटस मेथिसिलिन जो है वो नेफ्राइटस काज कराती है, इसीलिए क्लिनिकली वो जो है यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि नेफ्राइटस बहुत हमारे पास सीरियस जो है ADR है। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी सिर्फ जब होती है जब भी जो है
हाई लेवल्स हों ब्लड के, तो वो जो है न्यूरॉन्स को इरिटेट करेंगे और उसकी वजह से जो है सीजर्स प्रोड्यूस होंगे, पेशेंट के अंदर जो है झटके आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हेमोटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी भी काज कराती है। हाई डोजेज जो है पाइपरसिलिन और टिकारसिलिन या नेफिसिलिन के, वो जो है ब्लीडिंग भी काज करा सकते हैं उन पेशेंट के अंदर जो प्री डिस्पोज्ड हो हेमरेज से। प्री डिस्पोज का मतलब कैसे कि ऑलरेडी डेंगू फीवर के पेशेंट है, गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट है, या जो है एंटीकोगुलेंट लेने वाले पेशेंट है, तो उनमें जो है ब्लीडिंग रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन एंटीबायोटिक्स की वजह से, तो उसमें जो है हमें ख्याल करना होता है। इसके अलावा केटाइन टॉक्सिसिटी, पेनिसिलिन जो है वो सोडियम या पोटेशियम इस तरह से मुख्तलिफ जो है साल्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, पोटेशियम पेनिसिलिन जी या सोडियम टिकारसिलिन। तो हायर डोजेज जब भी इनके देंगे तो वो जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है सेफालोस्पोरिन्स डिस्कस करेंगे।